ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे डीमन स्लेयर के सीजन 4 का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है और आज के इस एपिसोड में हमारा जो मेन फोकस होने वाला है वो होगा ग्यू टोमियोका के ऊपर। ठीक है, अब यार मेरे को पता है लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ग्यू के नाम की बिल्कुल वाट लगा के रख दी थी क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग खराब हो रखा था और ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जिस वजह से उस वीडियो पे मैं पूरा अपना 100% नहीं दे पाया था। एनीवे, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को याद दिलाया है कि वो जियो नहीं है बल्कि ग्यू टोमियोका है। ओके, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ प्यारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू सो मच करना चाहूंगा क्योंकि उन लोगों को मेरा बर्थडे याद था, जैसे कि वैभव, अवेक साइको और सृष्टि। ठीक है ना, तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में हमें टमायो का सीन दिखाया गया था जिसके पास एक क्रो आया था उबोयाशिकी का एक ऑफर लेके। ठीक है, हमें योशिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि बुक शेल्फ की सफाई टाइप कर रहा होता है, लेकिन उसको एकदम से सेंस होता है कि कुछ गड़बड़ है लेडी टमायो के साथ। ओके, ऐसा लगता है ये दोनों किसी तरीके से कनेक्टेड है। वहीं दूसरी ओर हमें फिर से टमायो का सीन दिखाया जाता है और वही सारी बातें रिपीट होती है। एक छोटा सा रिकैप जहाँ पे उबोयाशिकी का ये क्रो एक ऑफर लेके आया होता है कि इन लोगों के पास एक ऐसा इंसान है जो कि मेडिसिन में काफी अच्छा खासा रिसर्च कर चुकी है और उबोयाशिकी चाहते हैं कि टमायो उनके साथ मिलकर काम करे और नेजुको की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसको जरा गौर से देखे। ये ऑफर सुनने के बाद यहाँ पे टमायो काफी ज्यादा डर चुकी होती है क्योंकि वो एक डीमन होती है और उसको उबोयाशिकी रेसिडेंस में बुलाया गया है। ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी यहाँ पे योशिरो नीचे आता है और तब तक वो क्रो यहाँ से जा चुका होता है और योशिरो को पता चल चुका होता है कि यार ये ठिकाना जो है वो एक्सपोज हो चुका है और इनको जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। लेकिन टमायो कहती है कि उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी योशिरो, अब क्योंकि नेजुको ने सूरज की ताकत को झेल लिया है तो ऐसा लगता है कि काफी बड़ी चीजें होने वाली है आगे चल के। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, मेरे ख्याल से इससे पहले ही वो चीजें बदलना शुरू हो गई थी। अब ऑब्वियसली बात है यार, मुजान काफी सालों से यहाँ पे जिंदा है डीमन के तौर पे और काफी ज्यादा खतरनाक भी है, लेकिन जब उसका सामना यहाँ पे योरिची से हुआ था और टमायो हमें यही बताना चाहती है कि उस दिन के बाद से सब कुछ बदल गया। टमायो बताती है कि उस इवेंट के बाद ही हम ये देख पा रहे हैं। हाँ, ये बात सच है कि अब हम इस जगह से जाने वाले हैं, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार हम आखिरी बार शिफ्ट होंगे और मुझे तुम्हारी जरूरत होगी योशिरो। हम जा रहे हैं डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर्स में, उबोयाशिकी रेसिडेंस में। तो यार इस एपिसोड का नाम होता है द सॉरोज ऑफ द वाटर हाशिरा ग्यू टोमियोका और यहाँ पे हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी वाटर हाशिरा के बारे में। वही दूसरी बार हमें टांजिरो का सीन दिखाया जाता है जिसको वो लेटर मिला होता है और ये लेटर मास्टर उबोयाशिकी ने लिखा होता है। वो कहते हैं कि टांजिरो, अब तुम्हारे जख्म कैसे हैं? कितनी बुरी बात है कि मैं हिल नहीं सकता। दरअसल बात यह है कि मैं गियो के साथ थोड़ी बातचीत करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब बहुत ज्यादा जरूरी समय आ चुका है, हमें एक साथ मिलकर अपना बेस्ट देना होगा। तो क्या प्लीज तुम मेरे लिए गियो से बात करोगे? मुझे उम्मीद है कि तुम गियो के साथ धैर्य से पेश आओगे जो कि हमेशा अंत में अकेला ही रहता है, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। जिसके बाद यहाँ पे टांजिरो डिसाइड करता है कि वो गियो से मिलने जाएगा। जब वो यहाँ पे तैयार होकर निकलता है तो आओ इससे पूछती है कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ पे जा रहे हो, कहीं हाशिरा ट्रेनिंग में तो नहीं जा रहे तुम? तो टांजिरो कहता है नहीं नहीं, मैं किसी और से मिलने जा रहा हूँ। तो आओई कहती है अच्छा फिर ठीक है। आओई यहाँ से जाने लगती है लेकिन टांजिरो उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक ऐसा इंसान जो कि हमेशा अकेला रहता है, तो उस इंसान को ये कैसे समझाया जाए कि वो अकेला नहीं है? तो आओई तो यही कहती है कि अगर मैं अपना हिसाब बताऊं तो भाई अगर मैं अकेला रहना चाहती हूँ ना तो मुझे अकेले ही रहने दिया जाए, ठीक है ना। जिसके बाद आओई यहाँ से जाने लगती है लेकिन जाने से पहले वो टांजिरो से पूछती है कि तुम जिससे मिलने जा रहे हो वो कितने लोग हैं, एक है, दो है, और बेसिकली वो कुछ खाने के लिए लेने के लिए गई होती है। ओके, टांजिरो को इस समय समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और आओई ने इधर कुछ सिंपल ओनिगिरीज बनाई होती है टांजिरो और उस इंसान के लिए जिससे वो मिलने जा रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है आओई को नहीं पता कि टांजिरो किससे मिलने जा रहा है और ना ही वो पूछती है। ओके, वो खाना लेके आई होती है टांजिरो के लिए जिससे कि उसका तन और मन दोनों ताकतवर रहे। तो यहाँ पे बेसिकली टांजिरो गियो के घर के सामने आके चिल्लाने लग जाता है, हेलो गियो, क्या आप अंदर है? मुझे माफ कीजिएगा। ये सारी की सारी बातें गियो अंदर बैठ के शांति से मेडिटेट करते हुए सुन रहा होता है, लेकिन भाई टांजिरो चुप ही नहीं होता, भाई बच्चे की तरह चिल्लाता रहता है कि मैं हूँ, मैं आ गया, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं हूँ टांजिरो कामाडो, आप सुन रहे हैं या नहीं, मैं अंदर आ रहा हूँ। तो ये सुनते साथ तो गियो की आंखें खुल जाती है और कहते क्या अंदर आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से वो कह रहा है कि वो जा रहा है, मैंने जरूर गलत सुना होगा। इतने भाई दरवाजा खोल के टांजिरो तो अंदर आ जाता है। इसे देख के भाई गियो शॉक ही हो जाता है। वो सोचता है भाई ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब बेसिकली वो इग्नोर मार रहा है और इग्नोर मारने के बाद सामने वाला बंदा क्यों ही रुकेगा। लेकिन टांजिरो यहाँ पे पीछे हटने वाला जैसे नहीं है, वो यहाँ पे शांति से आके काफी नजदीक आके बैठ जाता है गियो के और वो सारी की सारी बात बता देता है कि कैसे हाशिरा ट्रेनिंग चल रही है और अभी तक क्या क्या हुआ है। ओके, लेकिन गियो यही सोच रहा होता है कि भाई इतनी नजदीक क्यों आके बैठ गए मेरे। टांजिरो ये कहता है कि मैं 7 दिन में ठीक हो जाऊंगा, उसके बाद मैं हाशिरा ट्रेनिंग में वापस आ सकता हूँ, तो क्या मैं आपकी ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकता हूँ? तो गियो कहता है कि नहीं। तो टांजिरो कहता है कि ऐसा लगता है कि आप किसी चीज से गुस्सा है, आपको किस बात का गुस्सा है, आप मुझे बताएंगे? तो गियो कहता है कि मैं इस बात पे गुस्सा हूँ कि तुमने वाटर ब्रीदिंग को मास्टर नहीं किया, तुम्हें वाटर हाशिरा बनना था, याद है ना तुम्हें? तो भाई यहाँ पे तो उल्टा टांजिरो के ऊपर ही पड़ चुकी
होती है ये बाजी, ठीक है, जिसकी माफी मांगता है टांजिरो और वो कहता है कि मैंने मिस्टर उरोको डाकी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि हम अपना ब्रीदिंग स्टाइल चेंज कर ले या फिर कोई नया ब्रीदिंग डेरिवेशन बनाए, खासकर कि वाटर ब्रीदिंग जो कि सबसे बेसिक टेक्निक्स में से एक है, उसमें से हम कई सारे डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो गियो कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब क्योंकि कोई भी वाटर हाशिरा नहीं है तो किसी न किसी को जल्द से जल्द वाटर हाशिरा बनना होगा। तो टांजिरो कहते हैं लेकिन आप है ना वाटर हाशिरा, आप ही तो हैं। तो गियो कहता है कि नहीं, मैं नहीं हूँ वाटर हाशिरा। तो यार ये बात सुन के तो मैं खुद शॉक हो गया, गियो ऐसा क्यों बोल रहा है, जिसके बाद वो यहाँ से उठ के चला जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे उबायाशी ने टांजिरो से कहा था कि तुम्हें उसके साथ धैर्य से पेश आना होगा, यानी कि थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कैसे टांजिरो की चोट लगी होती है, फिर भी वो हार नहीं मानता, वो रोज ओनिगिरीज लेके आता है, भले वो गियो के साथ बैठ के खाने के लिए भी बात करता है, लेकिन गियो टोटली उसको इग्नोर मारता है, ठीक है। एक दिन तो यहाँ पे जब गियो रात में घर पे आता है तो वो देखता है कि उसके रूम में यहाँ पे टांजिरो सो रहा होता है और वो देखता है कि गियो ने ओनिगिरीज खा ली है, जिसके बाद गियो यहाँ से निकल जाता है। टांजिरो उसके पीछे पीछे आता है, उसे ऐसा लगता है कि गियो पेट्रोलिंग पे जा रहा है या फिर शायद किसी मिशन पे। अब क्योंकि इतने डीमंस दिखना तो बंद हो चुके हैं तो डीमंस का मिलना मुश्किल है। हमें दिखाया जाता है कई दिन बीत जाते हैं और गियो के पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी, मतलब नहाने भी नहीं देता भाई टांजिरो उसको, बिल्कुल बच्चे की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। तो यहाँ पे गियो यही सोचता है कि भाई चल क्या रहा है मेरी जिंदगी में, तो अब मरते दम तक क्या ये मेरे पीछे घूमता रहेगा क्या, बस अगर मैं एक बार इससे बात कर लो तो ये भूतों की तरह मेरा पीछे छोड़ेगा या नहीं। जिसके बाद यहाँ पे गियो डिसाइड करता है कि वो बोलना शुरू करेगा। वो कहता है सच बात तो ये है कि मैंने कभी फाइनल सिलेक्शन एग्जाम पूरा ही नहीं किया था। अब आपको याद होगा डीमन स्लेयर का एक स्पेशल एग्जाम था फाइनल सिलेक्शन में, विस्टेरिया फ्लावर्स वाले माउंटेन के ऊपर इनका टेस्ट हुआ था। उस साल एक ऐसा लड़का था जिसकी फैमिली को डीमंस ने खत्म कर दिया था, बिल्कुल गियो की फैमिली की तरह। उस बंदे का नाम था साबिटो। अब यार इस बंदे को आपने पहले देखा होगा, इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। गियो बताता है कि मैं उसी के साथ सिलेक्शन एग्जाम में था और उस लड़के के बाल पीच कलर के थे। तो तैयार हो जाइए साबिटो और गियो की बैक स्टोरी के लिए। अब यहाँ पे हमें इन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों एक ही एज के थे जिस वजह से आसानी से दोस्त बन गए। साबिटो दिल का एक काफी अच्छा इंसान था और उसके अंदर न्याय करने की एबिलिटी थी अच्छी खासी, ठीक है ना। उस साल सिलेक्शन एग्जाम में सिर्फ एक ही इंसान मरा था, वो था साबिटो। भले ही उसने अकेले ही काफी सारे डीमंस को उस माउंटेन पे धूल चटा दी थी, उनको मार के रख दिया था, लेकिन सब पास हो गए सिवाय उसके। गियो के ऊपर पहले डीमन ने अटैक किया था और उसी वजह से गियो यहाँ पे जख्मी हो गया था, यानी कि गियो ने किसी डीमन को नहीं मारा। और उसके बाद यहाँ पे साबिटो आ जाता है, साबिटो गियो को बचा लेता है और इसके बाद यहाँ पे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिस वजह से साबिटो यहाँ पे दो लड़कों के पास गियो को छोड़ के जाता है उस लड़के को बचाने के लिए जो कि मदद के लिए पुकार रहा होता है। ओके, उसके बाद गियो बेहोश हो गया था। जब उसको होश आया तब तक सिलेक्शन एग्जाम ओवर हो चुका था और तकरीबन 7 दिन वो जिंदा बच गया, जिस वजह से वो सिलेक्शन में पास हो गया। जब यहाँ पे वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स में आया तो उसको पता था कि वो वाटर हाशिरा बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, क्योंकि वो बाकी हाशिरा से कंधा मिला के नहीं खड़ा हो सकता। तो गियो बताता है कि सच बोलूं तो मैं बाकी सबसे अलग हूँ और मेरी डीमन स्लेयर कॉर्प्स में कोई भी जगह नहीं है। तो अब आपको याद होगा पहले जब हमें सीन दिखाया गया था हाशिरा मीटिंग का, तो गियो ने बोला था कि मैं तुम सबसे अलग हूँ, तो ये मतलब था गियो का, ठीक है ना। वो कोई एटीट्यूड में नहीं बोल रहा था ये बात, असलियत में वो अपने आप को कम समझता है बाकी लोगों से। ये सुन के टांजिरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गियो टांजिरो से ये कहता है कि तुम किसी और हाशिरा से ट्रेनिंग लो, मेरे ऊपर वो मार्क कभी नहीं दिखेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर मेरी जगह साबिटो होता तो उसके ऊपर वो मार्क आ जाता, तो मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। ये बोल के गियो यहाँ से जाने लगता है और टांजिरो यहाँ पे गियो की सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है। वो यही कहता है कि उस समय जरूर गियो को ऐसा लग रहा होगा कि साबिटो की जगह वो मर जाता, तब ज्यादा बेहतर होता। टांजिरो को बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात समझ आ रही होती है कि कैसा लगता है जब हमारी जगह कोई और मर जाए, हमें बचाते बचाते कोई और मर जाए। और अब आपको याद ही होगा उसे ये बात क्यों याद है। इवन हमें यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है, उसे याद आ जाता है कि साबिटो ही वो लड़का है जिसने माउंट सागिरी पे उसकी ट्रेनिंग करने में मदद की थी। आपको याद ही होगा वो बड़ा सा स्टोन बोल्डर काटने में मदद की थी साबिटो ने, है ना। टांजिरो मन में यही कहता है कि अगर साबिटो आज के टाइम पे जिंदा होता तो वो बिल्कुल गियो की ही एज का होता, जबकि उसने सबको फाइनल सिलेक्शन वाले टाइम पे बचाया था और आज के समय में वो काफी कमाल का स्वॉर्ड्समैन होता। इस वजह से और गियो को लगता होगा कि वो बेकार है एकदम। तो अब आप सोच रहे होंगे टांजिरो ये क्यों रिलेट कर पा रहा है, तो इसके पीछे रेंगोकू का हाथ है। अब आपको याद होगा रेंगोकू ने इन सबको बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी। वो एक काफी दिल का अच्छा इंसान था और उसने औरों की जान बचाई। हो सकता है कि अगर आज वो जिंदा होता तो वो मुजान की बुत्सुची को भी हरा सकता था एक न एक दिन। उसकी जगह टांजिरो को मर जाना चाहिए था, लेकिन उसी समय यहाँ पे उसको याद आता है कि इनोसुके ने उसे कहा था कि रेंगोकू ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था, तो अब तुम ऐसे रोने धोने से काम नहीं चला सकते ना, तुम्हें उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। और इस बात ने यहाँ पे टांजिरो को काफी मोटिवेट किया था। लेकिन इस समय टांजिरो
टांजिरो ये सोचता है कि वो गियो को ऐसा क्या बोले कि गियो रुक जाए। उसे एहसास होता है कि गियो ने उसके बाद भी काफी हार्ड ट्रेनिंग की होगी हाशिरा बनने के लिए और काफी ताकतवर बना है वो। तो टांजिरो यहाँ पे बिल्कुल सोच समझ के बोलेगा जो भी उसे बोलना होगा, क्योंकि वो उसकी स्टोरी नहीं जानता ठीक से और वो उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो वो आगे बढ़ता है और गियो को रोकने की कोशिश करता है। भले यहाँ पे गियो बिल्कुल भी नहीं रुक रहा होता, तो वो एंड में वही लाइन बोलता है जो कि इनोसुके ने टांजिरो को बोली थी, यानी कि गियो, साबिटो ने आपके ऊपर भरोसा किया था किसी चीज के लिए, तो क्या आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? जिसके बाद भाई गियो सच में रुक जाता है और उसको एकदम से रियलाइजेशन होती है किसी चीज की। यहाँ पे उसको ऐसा फील होता है जैसे उसके गाल पे एक चाटा पड़ा है बहुत तगड़ा। हमें यहाँ पे बचपन का सीन दिखाया जाता है इनके, और बेसिकली साबिटो ने उसके गाल पे एक चाटा मारा था पहले, और उस समय शायद गियो मरने की बातें कर रहा था, जिस वजह से साबिटो को काफी गुस्सा आया था और उसने कहा था कि आज के बाद कभी भी ये मरने की बातें मत करना, समझे? अगर तुमने ऐसी बातें की तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा। तुम्हें याद है ना, अगले ही दिन तुम्हारी सिस्टर की शादी होने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद उसने तुम्हें डीमन से बचाया, जबकि उसे पता था कि उसकी जान खतरे में है। तुम उसके भाई हो, समझे ना? तो उसकी मौत का ऐसे मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें जिंदा रहना होगा अपनी सिस्टर के लिए ही सही, जिसने अपनी जान दे दी तुम्हें बचाने के लिए और तुम्हें एक भविष्य दिया। तुम्हें वो आगे बढ़ाना होगा, ठीक है गियो? तो यहाँ पे एकदम से गियो को ये सारी बातें याद आ जाती है। वो यही सोचता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और वो भूल कैसे गए ये बात। तो उसे याद आता है कि जब भी वो इस बारे में सोचता था वो काफी ज्यादा रोने लग जाता था, वो हर्ट हो जाता था और वो कुछ भी काम नहीं कर पाता था, इतना ज्यादा बुरा लगता था उसको, ठीक है? सुताको नाम था गियो की सिस्टर का। तो वो अपनी सिस्टर और साबितो दोनों से ही माफी मांगता है ये बचकानी हरकतें करने के लिए। दूसरी ओर तो टांजिरो सोचता है कि भाई ऐसा उसने क्या बोल दिया कि वो रुक ही गया एकदम, ये तो कुछ गलत हो गया भाई, कुछ बुरा तो नहीं बोल दिया मैंने? पहले से ही गियो काफी ज्यादा डिप्रेस थे, कहीं मैंने जले पे नमक तो नहीं छिड़क दिया? हाँ, आइडिया आया, ऐसा करते हैं कि हम दोनों साथ में ना ईटिंग कॉन्टेस्ट रखते हैं। हो सकता है कि अगर मैं जीत गया तो मुझे खुश करने के लिए वो मुझे ट्रेनिंग ही दे दे। तो वही यहाँ पे कुछ और ही सोचने लग जाता है टांजिरो। भले उसने सुना होता है कि गियो को खाना पसंद है, तो यहाँ पे तो अपनी अलग ही दुनिया में चला जाता है टांजिरो, लेकिन यहाँ पे डिसाइड कर चुका होता है गियो और वो पीछे मुड़ता है और कहता है मुझे माफ करना, मैंने काफी लेट रिस्पॉन्स किया, लेकिन हाँ मैं तैयार हूँ। इतने में टांजिरो कहता है कि गियो क्या तुम मेरे साथ सोबा ईटिंग कॉन्टेस्ट करोगे? तो गियो कहते हैं क्या? तो ये दोनों यहाँ पे सोबा खाते हैं और गियो को कोचों से कोई भी अपडेट नहीं मिला होता ट्रेनिंग के बारे में, ना ही टांजिरो ने शिनोबू से कुछ सुना होता है ट्रेनिंग के बारे में। बस शिनोबू का हमें सीन दिखाया जाता है जिसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपनी सिस्टर के पास आके बैठती है, यानी कि सिस्टर की एशेस के पास, और वो कहती है कि मेरे को अपने आप को काम करना होगा। सिर्फ नादान ही लोग ही अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, लेकिन सच में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पीछे से कनाओ आ जाती है और वो कहती है कि क्या मैं स्टोन हाशिरा की ट्रेनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग ले सकती हूँ? लेकिन शिनोबू मना कर देती है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद वो कनाओ को अपने पास बुलाती है और कनाओ यहाँ पे काफी शर्मा रही होती है और वो कहती है मैं आपके साथ और ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। जिसके बाद शिनोबू यही कहती है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हो, अब तुम बेहतर तरीके से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाती हो, जो कि काफी अच्छी बात है। तो चलो फिर ठीक है, मेरे ख्याल से समय आ चुका है कि मैं तुम्हें बताऊं कि किस डीमन ने मेरे सिस्टर को मारा था, और साथ ही साथ मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि उस डीमन को कैसे मारा जाता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और टाइशो सीक्रेट का समय आ चुका होता है। यहाँ पे टांजिरो गियो की हाओरी के बारे में बताता है, जिसमें हाफ मेमेंटो साबिटो का है और दूसरा हाफ मेमेंटो उसकी सिस्टर सुटाको का है, जिसे एक डीमन ने मार दिया था। ओके, तो एक सीक्रेट था, मुझे नहीं पता आप लोगों को इस सीक्रेट से कोई फर्क पड़ा है या नहीं, बट मुझे तो नहीं पड़ा। एनीवे, ये एपिसोड सिर्फ 23 मिनट का था और अब सारे के सारे जो भी एपिसोड है वो 23 मिनट के ही आएंगे। नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक और उस एपिसोड को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। मैंने ये एपिसोड भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। अब वहां जाके इस एपिसोड के फाइट सीन तो क्या ही देखोगे, मतलब नॉर्मल एनिमे देख सकते हो, ठीक है? अब मुझे बताना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल पे, नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।